अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम चैप्टर की और चैप्टर आपको तंग बहुत करता है। इंशाल्लाह ये चैप्टर अभी के अभी आपके कवर हो जाएगा। अपनी पेंसिल उठा लो, अपना बुक और साथ-साथ जो है हाइलाइटर ही और नोटबुक भी, ठीक है? ताकि इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लिख सको और अभी के अभी याद कर लो। ये चैप्टर बहुत बड़ा भी महसूस होता है और साथ-साथ इसमें अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को अभी के अभी कवर कर जाएँगे और आपको आ जाएगा। ये आपके सारे जो डाउट्स हैं वो भी कवर हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है जी? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से शुरू हो जाते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट आज जॉइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम कहता हूँ इजी मैट्रिक चैनल में और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होने वाली है आपके लिए। चलो जी, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है जी, व्हाई डू एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स? यानी कि एटम्स एटम्स के साथ कंबाइन क्यों करते हैं? ये सवाल भी ठीक है, यूँ भी कह सकते हैं कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ये सवाल भी इस तरह भी आ सकता है। सवाल किसी तरह भी आए, जवाब बिल्कुल सेम ही होता है। देखो भाई, किस तरीके से एटम्स कंबाइन बिकॉज दे हैव नेचुरल टेंडेंसी टू लोअर देयर एनर्जी। अब इसमें आपने एक छोटी सी बात समझ लेनी है कि एटम इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सकें और जो भी एनर्जी कम कर लेता है वो स्टेबल हो जाता है। तो उसका मतलब है कि एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अर्ली केमिस्ट लिंक दिस स्टेबिलिटी विद द हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एटम्स। देखो भाई, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, ये वाली बात कीमती है। देखो ये सिंपल सी बात अभी लेके चलते हैं। एटम के अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। यही इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है। अच्छा जी, अब तक तो फिलहाल हमने ये सीखा कि स्टेबल होने के लिए एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में लिखता है, व्हाई आर नोबल गैसेज अनरिएक्टिव? भाई नोबल गैसेज रिएक्ट क्यों नहीं करती? बाकी तो रिएक्ट करते हैं। तो आपने कहना है कि नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन ये नोबल गैसेस हैं। इनके वैलेंस शेल ऑलरेडी ही कंप्लीटेड हैं। जैसे कि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं और बाकियों के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। अगर जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसा हो जाए तो वो स्टेबल होते हैं। तो जो एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टेबल हैं वो क्यों नए बॉन्ड बनाएंगे? तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं और हम इन गैसेस को नोबल गैसेस बोलते हैं। दिस कंप्लीट शेल मेक्स देम स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। यानी कि पहले ही शेल कंप्लीट है, जरूरी नहीं है उनको मजीद स्टेबल होने की, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल? ये अहम क्वेश्चन रहेगा। डुप्लेट का मतलब होता है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना और ऑक्टेट का मतलब है 8 कंप्लीट करना। ठीक है, तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो गए आउटर मोस्ट शेल में तो इसका मतलब ये होगा कि ये नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है और नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। तो ये रूल अप्लाई किया जा सकता है, बट ये है कि इस रूल को अप्लाई करने के लिए कुछ किया जा सकता है। जैसे नोबल गैसेस तो कुछ नहीं करती, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। बट जैसे कि सोडियम है, अगर सोडियम है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस भी करना पड़ता है। अगर क्लोरीन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेनिंग भी की जा सकती है। कार्बन है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 शेयर करके 8 मुकम्मल करता है, तो कार्बन को शेयरिंग करनी पड़ती है। इस तरह से कभी ये रूल मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन, कभी लॉस और कभी शेयर करना पड़ता है। तो ये जी एक सिंपल सा फिनोमेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखता है, व्हाई डू सोडियम एंड हाइड्रोजन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन? तो सोडियम और हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है। देखो भाई, सोडियम के बारे में बात यह है कि सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ठीक है, अब बात यह है कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मुकम्मल हो सकते हैं? अब इसके लिए 2 बातें हैं। इसके लिए 2 बातें ये हैं कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, जिसके बाद सोडियम के पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाते हैं। इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात को समझें तो हाइड्रोजन 2 काम करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है, अगर इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? लॉस कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगली बात समझो कि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फिर उसके ऊपर चार्ज माइनस आता है। इस तरह इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन। तो एक हो गया हाइड्राइड आयन और एक हो गया हाइड्रोजन आयन। इस तरह से जो आपके पास हाइड्रोजन है
वो दो तरीके से काम कर रहा है। वो हाइड्राइड आयन जब बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और जब हम सिंपली उसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है। इसी तरह से अब आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। देखो गौर से समझो किस तरीके से। हाइड्रोजन के ये अगर एटम है, उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और क्या कर ले, गेन कर ले, तो गेन करने पर इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं और ये डुप्लेट कंप्लीट होने की निशानी है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली बात यहाँ पर कीमती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो कुछ यूं है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड। भाई केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? अगर आपके पास दो एटम्स हैं और दो एटम के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स आ गई है, तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को जो एटम को बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है, होल्ड करती है, इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट attract, yeah, the force of attraction between the atoms which hold them together in the form of molecule or a compound। ये देखो भाई दोबारा से बात समझ लो। वो क्या है कि देखो ये पहले अकेले क्या थे, ये एटम था, और फिर ये दूसरे एटम के पास गया। इन दोनों एटम के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स ने जन्म लिया। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अब ये एटम एटम नहीं रहे, बल्कि अब आप इनको मुकम्मल तौर पे बोलोगे कि ये मॉलिक्यूल बन गया है। तो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, दोनों तरीके से बात समझी जा सकती है। तो इस तरीके से कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनते हैं जब एटम्स आपस में आकर बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये है जी केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स व्हिच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। सिंपल सा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहते हैं, पहले शेल में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, जितने शेल्स भी हैं उन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप बता देंगे तो इसका मतलब ये होगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ शेल और अ सब शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी एक एटम में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने करना है। इसके लिए अगर आपने पहले से याद किया हुआ है अपनी बुक से, आप एग्जैक्टली वही, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का हो सकता है वो आप, ठीक है, उसी को दोबारा दोबारा याद करते रहो, पक्का पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया, फर्स्ट टाइम तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन बात यह है कि कुछ बच्चों को परेशानी होती है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से उनको ईजी लगता है, जिस जगह से ईजी लगता है वो वहाँ से तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया, बेसिक सेंस यही रहेगी, और जो स्ट्रक्चर है वो आपने सीखना है कि मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ। देखो जैसे स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि आपने इसकी डेफिनेशन पहले नंबर पर करनी है, चाहे बुक में बाद में दी हुई हो, फिर आपने इसकी एग्जांपल्स देनी है विद एक्सप्लेनेशंस। तो इस तरीके से चलते जाना है। नंबर वन, डेफिनेशन। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। हमें ये बात पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन देखो एटम में इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, बॉन्डिंग बना सकें, स्टेबल हो सकें। और दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कौन सी होती है, नियरेस्ट नोबल गैस की होती है, और मेक्स एटम लेस रिएक्टिव। दोबारा से बात समझ लो, दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मेक्स द एटम लेस रिएक्टिव। इसका मतलब ये है कि वो पहले अगर रिएक्टिव था, उसने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, अब वो इलेक्ट्रॉन ले देने के बाद लेस रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब इनर्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और in an ionic bond there is a complete transfer of one or more electron from one atom to another। अब यहां पर एक बड़ी कीमती बात आ रही है। वो कीमती बात आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है। जब भी आयनिक बॉन्ड होगा तो एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसे हम कहते हैं द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसी सिंपल से डेफिनेशन है। अगर आप एक लाइन में डेफिनेशन करना चाहते हो तो एक लाइन की डेफिनेशन ये है, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom, ठीक है, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल तारीफ भी है और मैंने इसे कॉम्प्लेक्स भी बताया है ताकि आपकी हर तरह से तैयारी हो सके। अब नंबर वन पर आते हैं, एग्जाम्पल। अब जो इस तरह मैंने बात कही उसी तरह से आप बात यहां पर समझो। क्या बात समझोगे? देखो ये है जी सोडियम का एटम और ये है क्लोरीन का एटम। अब सोडियम के वैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने अभी बताया। पहले उसके पास होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, फिर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और फिर होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। अब वो एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दिखाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? क्लोरीन को। क्लोरीन के पास पहले होते हैं दो इलेक्ट्रॉन,
और 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, यानी उसको एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ यूं होता है कि चूंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खो दिया है, इस पे चार्ज पॉजिटिव और क्लोरीन पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है और इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव वाले आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं, या कह लें ऐसी फोर्स बनाते हैं जो चार्जेस के दरमियान होती है, और चार्जेस के दरमियान मौजूद जो फोर्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का सबब बनती है। तो ये आपने लिखना है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं कौन, सोडियम और क्लोरीन। अच्छा जी, अब ये आपने एग्जाम्पल भी कर ली और साथ साथ जो मैंने बातें बोली हैं वही बातें आपने ऊपर लिख देनी है और इस तरीके से इजीली आपका काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की नेचर क्या है? तो कहता है द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर ऑपोजिट इन द चार्ज। सोडियम पर चार्ज पॉजिटिव और क्लोरीन पर चार्ज नेगेटिव, ये बताना है आपने। फिर लिखता है दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो आयन के दरमियान मौजूद फोर्स का नाम, या दो चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट्स एन आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो भाई, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये आपने याद करना है ताकि ये ना हो कि एग्जाम में आए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखो और आपको ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं। द सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स व्हेन द सोडियम रिएक्ट्स विद द फ्लोरीन। देखो सोडियम का रिएक्शन अभी हमने किया था क्लोरीन से, क्लोरीन को बदल दो, वहां पे लगा दो फ्लोरीन, वहां पे लगा दो ब्रोमीन, वहां पर लगा दो आयोडीन। तो आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इन सब के साथ भी जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आयनिक नेचर का होगा। तो बहरहाल यहाँ पर बुक ने एग्जाम्पल NaF की जी दी है और एक NaBr की दी है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आपके पास आता है आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो जाहिर सी बात है, जो आयनिक बॉन्ड बनेगा और कंपाउंड नए बनेंगे तो उन कंपाउंड का नाम उन्हीं के बॉन्डिंग के एतबार से रखा जाएगा आयनिक कंपाउंड। अगर कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड होंगे उनका नाम कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो फिलहाल यहाँ पे कंपाउंड का जिक्र आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर जो सोडियम क्लोराइड बनाया था, ये एक आयनिक कंपाउंड है, पता चल गया आपको। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ये आपके पास कैल्शियम है। कैल्शियम के पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, बल्कि यूं कर लें 2 8 10 10, एक पे टोटल इसमें होते हैं टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले में 2, फिर 8 और फिर 8 और फिर 2, कितने हो गए? 8 और 8 16, 17 18 19 20। अब ये जो आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। हमेशा याद रखना, जब भी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेंगे। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखिएगा। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग बनाते हैं। तो क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, सिर्फ 7 को एक्सप्लेन किया गया है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या होगा, कैल्शियम चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा। इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इस पर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। और क्लोरीन चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इसलिए इन पर 1 1 चार्ज आएगा। तो बहरहाल बात यह है कि ये दोनों नेगेटिव आपस में मिलकर एक पॉजिटिव, जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा देखो, ये आपके पास जब हम डॉट और क्रॉस में दिखाते हैं, देखो ये आपके पास क्रॉस, ये भी इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और ये डॉट भी इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने डॉट की शक्ल में इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, जबकि एक उसने इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से लिया है। इस तरीके से कुल मिलाकर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें टोटल मिला के देखा जाए तो CaCl2 इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये इसका एक फार्मूला है, ये इसका डॉट क्रॉस फार्मूला है और ये सिंपल सी इसके अंदर ऐसे हम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो एटॉमिक मॉडल के हिसाब से रिएक्शन दिखाया गया है कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज क्वेश्चन, साथ साथ मैं कवर करवा रहा हूँ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपने कोशिश करनी है अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। तो यहाँ पर लिखता है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। भाई आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं? भाई जाहिर सी बात है, वो जो इलेक्ट्रॉन दे सकें और इलेक्ट्रॉन ले सकें, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकें और इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकें। जैसे मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे कि सोडियम मेटल था
और जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल थे। इस तरह मेटल्स अच्छे इलेक्ट्रॉन देने वाले क्योंकि उनकी आयनिक एनर्जी लो होती है, और नॉन मेटल अच्छे इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। इस तरीके से दोनों आपस में मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इस तरह के अल्फाज हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं, बट ये है कि आपके पास लिखा हुआ भी है, आप लिखा हुआ याद कर लो। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एन आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म। ये क्या ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी कंडीशन है जो कि ज़रूरी होनी चाहिए तब तक जब तक कि आयनिक बॉन्ड ना बने, यानी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या अहम है। तो सिंपल सी बात है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने, एबल टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। और जब वो इलेक्ट्रॉन ले और दे लें तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हो जानी चाहिए, यानी स्टेबल हो जानी चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। द बॉन्ड इज क्रिएटेड व्हेन द रिजल्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर, और जो इलेक्ट्रॉन लेने देने से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और इस तरह से बनने वाला बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। लो भाई, इतना जल्दी जल्दी पढ़ाया मैंने, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप इसको एक दफ़ा रीड कर लोगे इंशाल्लाह आपको अभी के अभी याद वैसे तो हो गया होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो एक दो दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसी तरीके से आपको बेहतर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, व्हाट इज द कोवलेंट बॉन्ड। भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में जो कुछ भी है आपने बताना है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी हल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। आप सिंपल सी बात याद कर लो कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये तभी बनता है जब शेयरिंग होती है। ठीक है, तो शेयरिंग के हिसाब से आपने इसे याद करना है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में शेयरिंग कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। किस शक्ल में किया जाता है, जोड़े की शक्ल में, पेयर की शक्ल में। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास एक क्लोरीन का है, तो ये क्या बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो इस तरीके से पेयर बनाकर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आप कहेंगे सर क्या दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, दोनों मिलकर दो दो इलेक्ट्रॉन। तो हाँ कर सकते हैं, फिर वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ ही आप तारीफ बना सकते हो, अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ, वन की जगह टू लिख दो तो ये डबल लिख देना, वन की जगह थ्री लिख दो तो यहाँ पे ट्रिपल लिख देना। इस तरह तीन तारीफें यहाँ पे मुकम्मल हो जाती हैं। अब इसके बाद आता है एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी किस तरह से एनर्जी की तब्दीली आती है तभी बॉन्ड बनता है। व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू, जब एक दूसरे के करीब आते हैं टू फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए, देयर इलेक्ट्रॉन फील द अट्रैक्शन ऑफ द अदर एटम्स न्यूक्लियस। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो सपोज करो कि ये आपके पास एक एटम है, ये इसका एक न्यूक्लियस है, और ये एक और एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस तरह दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो होता ये है कि जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन करीब वाले एटम के न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और इसी तरीके से दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन पहले वाले के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ये जो आपके पास फीलिंग है अभी जो इसने बताई है, दीज आर कॉल्ड अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन यहाँ पे पैदा हो गई है। अब अट्रैक्शन तो हो गई है, लेकिन साथ साथ एक बात और भी हो गई है। ओके सर, वो क्या बात हुई है, वो ये कि इस न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान क्या होगा, रिपल्शन होगी। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगा, रिपल्शन होगी। तो यहाँ पर एक चीज और आ गई, दैट इज कॉल्ड रिपल्शन। अब यही आपको समझाना था कि अट्रैक्शंस भी होती हैं और रिपल्शंस भी होती हैं। तो उससे क्या हुआ भाई, उससे कुछ यूं हुआ कि दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस हेल्प, अगर अट्रैक्शन ताकतवर होगी तो इससे एनर्जी कम हो जाएगी दो एटम के, यानी कि बॉन्ड बन जाएगा। और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई बोथ एटम्स रिपेल, रिपल्शन भी होती है, विच इंक्रीजेस द एनर्जी। अब दो बातें हैं, जो रिपल्शन है वो क्या करती है, एनर्जी को इंक्रीज करती है, और अट्रैक्शन एनर्जी को डिक्रीज करती है। तो मकसद है बॉन्ड फॉर्मेशन अगर, तो एनर्जी को कम हो जाना चाहिए। तो द एटम एडजस्ट देयर डिस्टेंस अंटिल द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। तो एटम, ये एटम दूसरे एटम के इतने करीब रहते हैं जितने वो रहने के काबिल हैं। कैसे, ताकि उनकी जो अट्रैक्शन हो वो मैक्सिमम हो और रिपल्शन जो हो वो यहाँ पर मिनिमम हो।
इस तरीके से जिस डिस्टेंस पर आकर दो एटम ठहरेंगे उनको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं। द एटम्स एडजस्ट देयर, ठीक है, ये एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अगर हो जाती है रिपल्शन से तो फिर क्या होगा, इस जगह पे बॉन्ड बन जाएगा। एट दिस पॉइंट टोटल एनर्जी बिकम्स मिनिमम एंड द स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है, और बॉन्ड बन गया तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप दो तरह से एक्सप्रेस करनी है आपने। एक इस बात में कि उसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी द टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी अगर बॉन्ड एक है, बॉन्ड दो है, बॉन्ड तीन है, तो हम इसकी टाइप कुछ यूं रखेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इनको शो करेंगे एक लाइन से, दो लाइन से और तीन लाइन से, ठीक है। तो ये आपके पास एक टाइप कंप्लीट होती है। इसके अंदर अगर हम गौर करें, हमें अब क्या करना है, इनकी एग्जांपल देनी है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर सेम टाइप के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके दरमियान बनने वाला क्या होगा, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो एच, तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस तरह जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन एक पेयर होता है वो दोनों तरफ गिना जाता है, मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन इधर भी नजर आएंगे आपको, इधर भी, दोनों जगह गिनने हैं। तो इसके साथ एक लेने के बाद या शेयर करने के बाद 8 हो जाएंगे, और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 8 हो जाएंगे। इस तरह दोनों 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप गिनना चाहो तो गिन सकते हैं, 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे क्लोरीन की तरफ भी 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8। इस तरह ये क्या हो गए जी, ये स्टेबल हो गए। इन चीज़ों को आप यूं करके भी दिखा सकते हो, कैसे कि ये आपके पास क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, सातवां इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको यहाँ दिखाया गया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे क्लोरीन के भी 1 2 3 4 5 6 और 7 ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है। अब आगे चलो जी, इसके बाद चलते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो अगर वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो 6 और 2 8, और यहाँ पे भी 6 और 2 8। इस तरह से दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुकम्मल हो गए और O2 बन गया। पहले ये था ऑक्सीजन एटम, पहले थे ये ऑक्सीजन एटम्स, अब ये बन गए हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है O2, ठीक है जी। तो O2 बन गया है। अब O2 के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन दोनों के मुकम्मल हो गए। इस तरह नाइट्रोजन के पास कुल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 5, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इसके बाद इन दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं। देखो 2 और 6 कितने हुए, 8। इस तरह से दोबारा देख लो, 2 और 6 8। इस तरह यहाँ पे भी 2 और ये 6 8, इसमें एक इजाफे लगा दिया गया, ये आपने घर मिटा लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, और वो क्या है, देखो यहाँ पर नजर आ रहा है बाकायदा, ये 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर हुए और एक एक जो बच गए हैं इन्हें कहते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, यही इनकी तारीफ भी है। द इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट फॉर्मिंग द बॉन्ड आर कॉल्ड लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए आपको समझ में आएगा कि वो क्यों अकेले एक पेयर की शक्ल में रहते हैं, ये शेयर क्यों नहीं हो जाते आपस के अंदर, ठीक है। ये असल में फुल फिल्ड ऑर्बिटल का हिस्सा होते हैं। अगर आपको मेरी बात मुश्किल लगी है तो बस छोड़ दीजिए, बस आपको जो जो बुक में दिया गया बस आप वो कर लो। इसके बाद चल तो आगे चलो, आगे लिखता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पहले मैंने आपको क्या कहा था, दो तरह से मैंने बॉन्ड की टाइप रखी है। एक बॉन्ड की टाइप रखी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और दूसरी जो मैं मिसाल दे रहा हूँ वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। देखो मेरी बात सुनो, अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और वे एक दूसरे के को कैंसिल नहीं करते हैं, बल्कि इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल का हिस्सा बनता है, तो उसको हम कहते हैं पोलर। और अगर ऐसा हो जाए, ये भी पोलर है, वाटर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर यूं हो जाए कि एक तरफ पॉजिटिव एक और एक नेगेटिव हो जाए, दोबारा देख लीजिएगा, सपोज कीजिए हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये क्यों हुआ है, एक एटम है दूसरा भी सेम एटम है, दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, और करीब आने पर वो चूंकि एटम सेम होते हैं तो दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने की सलाहियत सेम रहती है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपने यहाँ पर एक बात समझ लेनी है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract a shared pair of electron towards itself is called electronegativity। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर फैसला लेना है हमने कि क्या होने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि दो एटम जो सिमिलर हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो दोनों के हैं, वो दोनों तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, इधर भी और इधर भी,
लेकिन दोनों तरफ नहीं जा रहे। इसका मतलब है किसी एक तरफ भी चार्ज डिस्पर्स नहीं होगा, बिखरेगा नहीं। इस तरह के बनने वाले कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, यानी सिमिलर एटम के दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, जैसे ये H है, ये Cl है, अब H और Cl के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है और उसके मुकाबले में सोडियम की या कह लें हाइड्रोजन की वो कम है। हमें अगर हाइड्रोजन बोला है तो आप हाइड्रोजन लिख लो। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा बानिस्बत सोडियम के। अपना सोडियम ले लें, हाइड्रोजन ले लें, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह से जो यहाँ पर मॉलिक्यूल बना है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल में एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और जब ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या हो गया है, पोलर हो गया है। इसमें पोलैर इसके अंदर खसूसियत पैदा हो गई है, उस खसूसियत का नाम है पोलैरिटी। तो अगर पोलैरिटी आ जाए, अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएं तो उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर वो ना हो, सिमिलर एटम के दरमियान रहें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर रहे, तो हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो एग्जांपल किताब ने दे दी है। इसकी मिसाल H2 है क्योंकि सेम काइंड के एटम हैं, और इसकी मिसाल Cl2 है क्योंकि दोनों सेम काइंड के एटम्स हैं। तो सेम काइंड के एटम्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसमें पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए वो नॉन पोलर कहलाता है। लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जैसे HCl है, HBr है, ठीक है, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होंगे, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बनेगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही अहम है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। सपोज करो कि मेरे पास है जी यहाँ पे हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाए हैं। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी भी 2.1 है, अब 2.1 और 2.1 को माइनस करो तो क्या आंसर आएगा? जीरो। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो डिफरेंस है वो जीरो है। लेकिन अगर हम बात करते हैं HCl की, अब मैं कहता हूँ H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और क्लोरीन की तकरीबन 3.5 के करीब है। अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस तो निकलेगा, यानी कि तकरीबन 1.4। तो ये डिफरेंस अगर आ जाए, अगर डिफरेंस आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया है, मॉलिक्यूल पोलर। ठीक है, तो मैंने आपको पोलर के बारे में बताया और यहाँ मैंने आपको बताया नॉन पोलर के बारे में, ये बल्कि इधर देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किससे निकालते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो कभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अलग रखना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अलग रखना है। अच्छा भाई, अब मजीद आगे चलते हैं। ये तो थी सिंपल सी बातें। ये दो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे थे, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, तो ये पोलर हैं। लेकिन आप इसमें एक मिसाल और भी दे सकते हो। वो मिसाल कुछ ये है वाटर की। वाटर को देखो, जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जब चार्जेस आ जाते हैं तो मैंने कहा पोलैरिटी आ जाती है और ये मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है। तो आपने, लेकिन ये एग्जाम्पल पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दे सकते हो। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अजीब बात है, और वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने, देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे, लेकिन अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए थे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ से ले लिए कार्बन से। इस तरह यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। सिमिलर में यहाँ भी वही मामला हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब आपने जो बात यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि इस तरह के मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सीधे होते हैं, इसे कहते हैं लीनियर। अगर वो लीनियर होते हैं और चाहे उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आ भी जाए, तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। यानी कार्बन पर अगर चार्ज पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाए, इस तरह यहाँ पे भी, तो ये वाला हिस्सा एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और पोलैरिटी नहीं होती। तो अब आपको जो आसान करके बात समझानी है वो यही है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिसाल है पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो अब आपको एक एक मिसाल भी दे देंगे तो आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा लॉन्ग के अंदर। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही हिसाब पूछा जाए तो फिर आप कोशिश करें ज़्यादा एग्जाम्पल भी दें। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ जो कि मीथेन की है। इसमें एक कार्बन होता है और
4 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। एक-एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन ने शेयर कर कर CH4 बनाया, मीथेन गैस, जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं, जो आपके घरों में हर रोज़ चलती है। तो नेचुरल गैस जो है, ये आपने एहतियात से याद कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद देखो चंद एक चीज़ें आपको और समझा देता हूँ। ये सिंपल एटम्स हैं, ये आपके पास एक एटॉमिक मॉडल है, ये आपके पास डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है, ये आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको भी डॉट क्रॉस फार्मूला बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है? और अगर मैं इसको मिला के लिख दूँ CH4, तो ये आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है जी? इसके बाद चलो आगे। इथीन, इथीन में ENE है, जिसमें ENE होता है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो देखो भाई, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो बाकी वैलेंसी कार्बन की बची, जैसे 2 तो यहाँ इस्तेमाल हो गई, तीसरी चौथी यहाँ इस्तेमाल हो गई, बिल्कुल 2 यहाँ इस्तेमाल हो गई, तीसरी चौथी यहाँ इस्तेमाल हो गई। इस तरह कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड बनाया जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन की मिकदारें भी मौजूद हैं। अब आप आगे चलो, देखो इसको डॉट क्रॉस में कैसे दिखाओगे? देखो भाई, जब आपके पास 2 एटम आते हैं, गौर करना। सपोज़ कीजिए आपके पास एक एटम है ए और या सी और एक एटम है आपके पास डी। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया हुआ है और दूसरे ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया है। तो फिर हम सी और डी के दरमियान क्या लिखते हैं? ऐसे एक लाइन लिखते हैं। ये लाइन क्या शो करती है? ये लाइन शो करती है कोवैलेंट बॉन्ड को। अब कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो हम चाहें तो इस तरह इलेक्ट्रॉन दिखाकर एक मॉडल बना दें, इसको हम कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला, या हम डायरेक्टली सिंपल सा एक बॉन्ड दिखा दें, तो ये हमारे लिए आसानी रहेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन और कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की जगह एक कोवैलेंट बॉन्ड की जगह, जैसे ये देखो ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, इसकी जगह पर क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए। बिल्कुल इस तरह ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, इसी जगह पे 4 आपने इलेक्ट्रॉन दिखाए। तो इस तरह से डॉट क्रॉस अगर आपको आ जाता है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाता है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली डॉट क्रॉस बना लोगे। अच्छा जी, बिल्कुल मेथनॉल देख लो, मिथाइल अल्कोहल, ये CH3 है और ये OH कहते हैं अल्कोहल को। तो मिथाइल अल्कोहल के अंदर भी अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है और इस तरह से 2 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। लेकिन इसके साथ-साथ इसके ऊपर और नीचे की जानिब भी क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 पहले से नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको मुकम्मल इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे मुकम्मल तौर पे नज़र भी आ रही है। तो ये थे मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो आपने बनाए हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो आपके पास मज़ीद वो कहता है ड्रॉ करो, तो आपने ले लेना है सिलिकॉन। मैं बताता हूँ, जैसे देखो अगर ये आपके पास सिलिकॉन है तो आपने इसकी 4 वैलेंसी बनानी है SiH4 और उसने कहा है कि डॉट क्रॉस बनाना है। तो मैं पहले बॉन्ड बना के दिखाता हूँ आपको। SiH4 ये आपने दिल में बनानी है, ठीक है? बस फिर क्या करना है आपने? फिर आपने सब कुछ एटम्स तो लगाने हैं, लेकिन एटम लगा लेने के बाद करना ये है कि बॉन्ड की जगह पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा लेने हैं, 1 2, ठीक है? कोशिश करो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को एक तरह से रखो, ठीक है? ये आपके पास एक तरह से मतलब है डॉट में रखो या क्रॉस, ये सल्फर नहीं है सिलिकॉन है, सॉरी। तो बात यहाँ पर है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये भी इस तरह से। तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है, दैट इज़ कॉल्ड डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द SiH4। बिल्कुल इसी तरह से PCl3, तो PCl3 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 तो उसने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है? और ये आपके पास 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बाकी चाहो तो H लगा लो, जो आपको ध्यान लगता है, यानी PH3 है तो H लगा लो, अगर PCl3 है तो यहाँ सब जगह पे ClCl लगा लो, ठीक है? इस तरह SO2 है। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेंट होता है और ऊपर लोन पेयर भी होता है। तो अब आपने क्या करना है? सल्फर और ऑक्सीजन अपनी जगह पे वैसे के वैसे लगाने हैं, लेकिन करना यह है कि जो पहले बॉन्ड बनाए थे, उन बॉन्ड की जगह आपने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से एक पेयर, अभी सल्फर के पास 6 होते हैं, एक बचा हुआ है। तो इस तरह आपके पास ये स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है SO2। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या कहती है? कहता है व्हाट टाइप ऑफ द एलिमेंट, कौन से एलिमेंट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। भाई कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? सिंपल तरीन आंसर ये है कि वो बना सकते हैं जो के इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकते हैं। अगर शेयरिंग करने के बाद उनका डुप्लेट या ऑक्लेट कंप्लीट होगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के काबिल हैं एटम, अदरवाइज नहीं है। इसी तरीके से हाउ इज द कोवैलेंट बॉन्ड डिफरेंट,
या फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड से कोवलेंट बॉन्ड कैसे मुख्तलिफ होते हैं? तो कई सारी रीज़न है। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, कोवलेंट बॉन्ड में इसकी निस्बत कमज़ोर बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, और इसी तरह से जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो उन एलिमेंट के दरमियान बनते हैं जो मेटल्स हैं और मेटल के अलावा नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये आपने बताना है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड हर एक एटम जो कि पीरियोडिक टेबल के दरमियान में पाया जाता है वो बना सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको चंद एक बातें कर दी हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरफ आएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन का जिक्र करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले आप एक एग्जांपल समझो, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सोनियम आयन की। सोचो ये आपके पास वाटर है H2O, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 तो नजर आ रहे हैं, लेकिन 5 और 6 ने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 1 और 2 नजर आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब ऑक्सीजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो यहाँ लोन पेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने समझना है। ये लोन पेयर का काम कुछ यूं है कि ये किसी को डोनेट किया जा सकता है। अब कैसे डोनेट करना है, कौन लेगा, इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि जो लेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, मतलब ये था कि जब हाइड्रोजन था पहले, इसके पास एक न्यूक्लियस था और एक इलेक्ट्रॉन भी था, फिर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। अब इसके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या शेयर कर सकता है, ऐसे कह लो। अब यहाँ थोड़ी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ऑक्सीजन कहेगा कि भाई हाइड्रोजन तुम एक इलेक्ट्रॉन रख लो। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाने पर हाइड्रोजन पर जो चार्ज पॉजिटिव आया था वो खत्म हो जाएगा, यानी अब हाइड्रोजन पर कोई चार्ज बाकी नहीं रहा। लेकिन मसला ये है कि ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए ऑक्सीजन का चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन की कहानी सुनाई है मैंने आपको। जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन के पास यहां से, तो ये ऑक्सीजन कहेगा कि भाई दूसरे इलेक्ट्रॉन से हम क्यों ना एक शेयरिंग कर लें। तो इस तरह से दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। अब ये जो आपके पास एक बॉन्ड जो एरो की शक्ल में दिखाया गया है, ये एक वही कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें जो हिस्सा लेने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों ऑक्सीजन ने दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से है, ऑक्सीजन के पास से। तो ऑक्सीजन को हम कहेंगे डोनर। तो एक यहाँ पर डोनर है और जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है उसका नाम एक्सेप्टर या रेसिपिएंट है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन आया है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ, इसलिए ये एरो आपने लगाना है। हमारी बुक में थोड़ा सा ये एरो बड़ा बना हुआ है, आप थोड़ा छोटा करके बनाइएगा, ताकि इस वाले एरो और इस वाले एरो में डिफरेंस नजर आता रहे। ये एरो रिएक्शन को शो कर रहा है या कि चेंज को शो कर रहा है, जबकि ये वाला एरो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। और जब ये 1 2 3 बॉन्ड बन जाते हैं, तो जब बन जाने के बाद यानी फॉर्मेशन हो जाती है, फिर कोई पता नहीं चलता कि इसमें कौन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और कौन सा सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है। सब के सब सेम दिखते हैं क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। अब आपको समझ में आया कि एक ऐसा बॉन्ड है जो तब बना है जब एक लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया गया है। कहां से, एक एटम से। किसको दिया गया है, दूसरे एटम को, डोनर से रेसिपिएंट पर। तो ये जो आपके पास बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब यहां पर थोड़ा सा दोबारा से हम आते हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट पर। द को देखो लिखता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड या इज अ कोवलेंट बॉन्ड, ये भी एक शेयरिंग वाला बॉन्ड ही है, विच जिसमें क्या होगा, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, दिया जा रहा है बाय 1 एटम ओनली। देखो 2 एटम है यहाँ पर, इनमें से सिर्फ एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये दरमियान वाले। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा, द डोनेटिंग स्पीशीज इज कॉल्ड डोनर एंड द रिसीविंग स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अब यहाँ पर द बॉन्ड इज ऑफन शोन विद एन एरो, यानी एक एरो से दिखाया जाता है
पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एक्सेप्टर, यानी डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हमें ये एरो लगाना होगा। इस तरह से आपको सब समझ में आ गया कि बॉन्ड बना कैसे और बॉन्ड को आपने डिफाइन कैसे करना है और साथ साथ एरो के बारे में बताना है। अब एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही समझा दी, पहली एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। जो पहली एग्जाम्पल हमारे पास आई है जो मैंने समझाई है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सोनियमाइन। अब यहाँ पर एक इशू ये है कि मैंने जब ये वाला चार्ज खत्म कर दिया था और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव लेकर आए थे, तो क्या यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव लिखना है? नहीं, बल्कि जब पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है तो जो चार्ज पॉजिटिव होता है वो सबके ऊपर डिवाइड हो जाता है, यानी चार्ज जो पॉजिटिव है वो अब सबका है, ना कि सिर्फ अकेले ऑक्सीजन का। इस तरह इसको हम H3O पॉजिटिव से भी शो कर देते हैं। अब चलो कुछ एग्जाम्पल कुछ और भी हमारे पास आ रही हैं, उनको देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको नजर ये आ रहा है कि ये आपके पास है अमोनिया, अमोनिया के पास NH3 के पास एक लोन पेयर है जो यहाँ नजर आ रहा है। अब क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा जरा इसको जूम कर देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए बेहतर तरीके से। देखो, आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, यानी ये मैंने एग्जांपल 1 2 3 तीन एग्जांपल हैं। अगर आप अपने तीन एग्जांपल में से, यानी पहले एक तो दे चुके हैं हाइड्रोक्सोनियमाइन की और दूसरी अमोनिया और BF3 की दे लें तो कोई मसला नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पर बोरोन के पास 1 2 3 इसके अपने इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के, टोटल मिलाकर कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। दोबारा देख लो, मैं दोबारा बताता हूँ। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और भी ले सकता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन आयन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यानी यहां पर हाइड्रोजन के पास क्या थे? कोई इलेक्ट्रॉन। अगर हम हाइड्रोजन न्यूट्रल माने तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर वो भी इलेक्ट्रॉन चला जाए तो पीछे शेल खाली है, तो इसका मतलब है वो ले सकता था। बिल्कुल इसी तरह से बोरोन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 पूरे करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि दोनों के दरमियान बॉन्ड बन सकता है और वो भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आप समझो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, बोरोन को कहा कि बोरोन भाई आप एक इलेक्ट्रॉन रख लो, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन रख लो, ये आ गया जी। तो इसकी वजह से बोरोन पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को नहीं लिखते क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा और ऊपर चार्ज नजर आ रहा था। अब यही चीज दोबारा से देखो, अब ये चीज नाइट्रोजन ने कहा, हाइड्रोजन के साथ यही बॉन्ड बनाया उसने और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन क्लोरीन क्या हुआ? क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया। ऐसा करने पर क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पर चार्ज नेगेटिव शो किया गया है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर वही पुरानी वाली कहानी हुई थी जिसमें आपने हाइड्रोक्सोनियम आपने बनाया था ऊपर हाइड्रोक्सोनियम आयन, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव आया था, बिल्कुल इसी तरीके से। बस नाइट्रोजन यहाँ पर है ऑक्सीजन की बजाय, और इस सॉरी यहाँ पर तो क्या होगा, नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव आना है, लेकिन ये सबका लिखा जाएगा इकट्ठा करके और ऊपर लिखा जाएगा। अब आपको मैंने सारी स्टोरी बताई है, जो चीज़ आप अक्सर औकात भूल जाते हैं कि क्लोरीन पर चार्ज क्यों नेगेटिव आया, मैंने बताया। इस पूरे के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यों आया, मैंने बताया, ठीक है। इन दोनों को आपने बहुत मोहतात होकर लेके चलना है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसे कहते हैं CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। ये इसका फार्मूला जो मैंने लिखा है ये है कंडेंस्ड फार्मूला। अब इस फार्मूला को खोल के लिखा तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो ये O है ना, इसके पास लोन पेयर है, और अगर ये वही लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले तो अब ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो चार्ज पॉजिटिव आता है, ये सोच के चलो। तो इस पर चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है, अब पूरे मॉलिक्यूल का है, इसलिए पूरे मॉलिक्यूल के होने की वजह से वो चार्ज यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपके पास एक और भी एग्जाम्पल है। अब देखो भाई, इसके बाद चलो आगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ लिखता है बिहेवियर ऑन ब्रेकिंग, यानी कि मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, तो लिखता है व्हेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स बोथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द डोनर स्पीशीज। अब आप कहोगे सर अगर इनके दरमियान लड़ाई हो जाए और ये वापस निकलना चाहे हाइड्रोजन, तो क्या होगा? क्या ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ही रह जाएगा? तो जवाब है नहीं, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन फिर वापस अपने ऑक्सीजन को देकर जाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो टूटने पर वापस वही हो जाएगा जो पहले से था। ये जी छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद आता है एक्सरसाइज के आंसर्स। अब इनमें देखो क्या आता है,
वो कहता है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द BF3 एंड AlCl3। देखो भाई इसमें मसला ये है कि BF3 और AlCl3 दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इनमें से किसी के पास भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, अगर ये बुक में इसी तरह पूछा गया है, वैसे तो अगर ये बुक ने ऐसे खुद से लिखा है तो जवाब यही है, लेकिन अगर ये बुक में गलती है तो गलती फिर कैसे दुरुस्त होगी, वो ऐसे होगी कि BF3 की जगह पर NF3 आना चाहिए। अगर NF3 आ जाएगा तो बिल्कुल सेम ये सिचुएशन हो जाएगी जो ऊपर लिखी थी, बस फर्क ये होगा कि एक जगह पर N होगा यानी हाइड्रोजन की जगह पर FFF होगा, ये NF3 रहेगा विद द लोन पेयर और ये BF3, तो यानी जो पहले से ही था। तो NF3 BF3 से ऐड करेगा तो फिर जाकर क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा बस FFF और सेम टू सेम आपके पास सारा का सारा रहेगा और रिएक्शन पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन तब होगा जब बुक के अंदर या तो गलती दूर कर दी जाए या उसने इंटेंशनली ऐसा लिखा है ताकि बच्चे को कंफ्यूज किया जा सके। तो आपने यहाँ कहना है कि BF3 और AL3 दोनों के पास ये लोन पेयर नहीं है और लोन पेयर के बगैर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा लोन पेयर के बगैर ये बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपने लिखना है CH3 और दरमियान में O। तो देखो इसको यूँ लिख लेना CH3 और इनको जोड़ना है O से और इसके पास दो लोन पेयर है, ठीक है, और साथ लेना है हाइड्रोजन आयन, ये आपके पास हाइड्रोजन आयन। अब वही बात होगी पुरानी वाली कि यहाँ से ये हाइड्रोजन को देगा लोन पेयर और फिर CH3 तो पहले ही था, कोई चेंज नहीं आया, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। एक लोन पेयर बेशक आपस में लगे रहने दो क्योंकि दो पहले थे, एक इस्तेमाल हुआ है, और ये आप छोटी सी यहाँ पर एरो लगा के साबित कर दो कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। एग्जाम्पल है, इसका नाम क्या है, इसको आप डाई मिथाइल ईथर बोल सकते हो। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर, और ये आपके पास प्रोटॉन या हाइड्रोजन आइन। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑक्सोनियम आइन है क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन पर चार्ज है। बहरहाल ये मैंने छोटी सी बात यहाँ पर कर दी है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, भाई वो नहीं बना सकता जिसके पास लोन पेयर नहीं है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, जैसे कि BF3 भी नहीं बना सकता, AlCl3 भी नहीं बना सकता। फिर उसके बाद आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन मेटालिक बॉन्ड एंड मेंशन, और आपने मेंशन करना है क्या, इट्स प्रॉपर्टीज, यानी आपने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। ये भी आपके पास क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब मेटालिक बॉन्ड पर चलते हैं। सबसे पहले आपने देना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन दोगे तो क्या बनेगा, कहता है मेटल शो। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा किया है कि प्रॉपर्टी पर ध्यान दिया है, यानी प्रॉपर्टी को ज़्यादा अहम रखा है। अगर प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाती तो फिर आप प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ना लिखें, आखिर में लिख दें, कोई मसला नहीं है। यानी पहले इंट्रोडक्शन दे दें, फिर आप मेटालिक बॉन्ड के बारे में बता दें, फिर इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दें, और आखिर में प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का सवाल आ गया तो आप मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो सिर्फ इतना ही लिखोगे और ज़्यादा आगे नहीं लिखना, मतलब 4-5 प्रॉपर्टी लिख दोगे, जान छूट जाएगी। अब चलते हैं जी शुरू से मेटालिक बॉन्ड की तरफ। भाई सिंपल सी बात है, मेटल के एटम्स एक जैसे होते हैं, एक जैसे, यानी सबके सब सेम टू सेम, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव। अब सवाल ये आता है कि फिर उनके दरमियान बॉन्ड कैसे बन जाता है, तो वो बताने के लिए आपको एक नया बॉन्ड बताया गया, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और ये सीखते हैं। देखो सपोज करो कि ये आपके पास आखिरी शेल है, किसका, सोडियम का। सोडियम के पास पहले शेल में 2, फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम आखिरी वाले 1 इलेक्ट्रॉन को तस्वर कर रहे हैं। इस तरह हर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस तरह से समझ लो कि जो मैं एटम बना रहा हूँ, इन एटम में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। वो भाग नहीं रहे, वो जा नहीं रहे, कहीं निकल कर बाहर जा सकते हैं। अगर आप एक तार लगा दो तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कर सकते हैं। तो आप ये सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम का नहीं है, बल्कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस एटम का भी है, इस एटम का भी है, इस एटम का भी है। इस तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस एटम का यानी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह ये जो छोटे छोटे
नेगेटिव चार्जेस हैं इन्होंने बड़े बड़े पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचा हुआ है और सब एक दूसरे के साथ खिंच कर रह रहे हैं और एक इस तरह से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया है जो जगह जगह पर एक दूसरे आयंस को इकट्ठा रखे हुए है और यही वो फोर्स कहलाती है मेटालिक बॉन्ड। अब इसमें फैक्टर्स आते हैं दो कि देखो अगर ये आपके पास सोडियम है तो सोडियम के पहले शेल में यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपको हर एटम के साथ यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो फिर पावर्स भी ज्यादा हो जाएंगी, मतलब अट्रैक्शन भी ज्यादा जोर से लगेगी। तो हम यहाँ पर एक बात समझ पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है तो मेटालिक बॉन्ड कमजोर है और अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है तो मेटालिक बॉन्ड ताकतवर है। अब ये चीजें सोचते हुए चलते हैं, सवाल आपका हल हो गया इंशाल्लाह, आपको अभी के अभी आ जाएगा। देखो भाई किस तरीके से वो कहता है मेटल शो प्रॉपर्टीज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयनिक एंड कोवलेंट। इनमें ना तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ही शेयरिंग होती है, विच इंडिकेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग, बल्कि एक अलग ही किस्म की ताकत या फोर्स होती है जो एटम्स को जोड़कर रखती है। फिर उसके बाद लिखता है द बॉन्डिंग इन द मेटल एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो भाई आपको पता है एक है मैग्नीशियम, एक है आयरन, एक है कोबाल्ट, एक है निकल, अलग अलग किस्म के मेटल्स हैं तो इन सब की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों मुख्तलिफ होती है? किसी के अंदर एटम थोड़े से टाइटली बाउंडेड होते हैं और किसी के अंदर थोड़े खुले खुले होते हैं, तो हर एक तरीके से जब एटम अरेंज होते हैं उसी तरीके से मेटल की प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का इन्हिसार कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई हल्की है, कोई भारी है, कोई जल्दी से कोई टूट जाती है, कोई जल्दी से नहीं टूटती है, मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ आपको ये एटम्स की अरेंजमेंट के साथ बदलती रहती हैं। अब यहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टी तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। मेटल वो होती है जो चमक रखती है, जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। कई जगह पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिखा होगा तो याद रहे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र है। इसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बिजली गुजर सकती है इसमें से, हरारत गुजर सकती है, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। यूजुअली हार्ड मजबूत होती हैं धातें जिससे स्ट्रक्चर बनते हैं, बड़े मजबूत स्ट्रक्चर, और हैवी और भारी भी होती हैं। और मेटल्स कैन बी शेप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, अगर हम मेटल को गर्म कर कर उसके ऊपर जोर लगाएं या इवन वैसे भी चोट लगाते जाएं तो वो पतली हो जाती है, जिससे उनकी चादरें बन जाती हैं, यानी कि वो मैलीबल होती हैं, तारे बन सकती हैं, डक्टाइल हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज आपको उम्मीद है कि पहले भी आती होंगी, तो मैंने यहाँ पे अलग करके भी बुक में भी इस तरह लिखी हुई है, मैंने भी लिख दी है। अब आते हैं नेचर ऑफ मेटल या मेटालिक बॉन्ड। अब वो कहते हैं मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। सो देयर एटम लूज आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली। यही तो बात हुई। अब आप कोई कहेंगे सर ये जो आप ये दूसरे एटम भी तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं जो नॉन मेटल के होते हैं, तो यही आपको जवाब देना था कि नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है, जबकि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो ऑल न्यूक्लियाई अट्रैक्ट द सी, ये जो हमने बनाया है ना नीचे बार बार इलेक्ट्रॉन दिखाएं, आप समझो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है और बेशुमार इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं एक धात के टुकड़े में या तार के अंदर, तो इसको हमने नाम दे दिया सी कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन सी, इसको पूल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन सी। तो वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन सी पैदा हो जाता है तो फिर जो उसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, यानी न्यूक्लियस के बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो कलेक्टिवली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं और इस तरह से वो आपस में जुड़े रहते हैं और मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, किसके दरमियान? पॉजिटिवली चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं उनके और पॉजिटिवली चार्ज आयन के दरमियान। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम ये कहें कि ये आपके पास एक एटम था, इसका इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है, अगली दफा यहाँ पर होगा, फिर कहीं और होगा, फिर इधर होगा, कहीं कहीं ना कहीं हरकत करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये पीछे इलेक्ट्रॉन के बगैर क्या बचेगा, चार्ज ही रहेगा। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन नजर आ रही है ये सब की सब क्या है, मेटालिक अट्रैक्शन या मेटालिक बॉन्ड है। अच्छा भाई, अब आपको मेरा खास तस्वर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आप जब इसको पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आती रहेगी। फैक्टर्स यहाँ पर दो हैं। एक फैक्टर ये है कि ये बॉन्ड कैसे मजबूत होगा, तो वो कहता है पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा। देखो मिसाल के तौर पर सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम में दो पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा बॉन्ड ताकतवर होगा, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा पावरफुल होगा। और नंबर टू फैक्टर ये है नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखा जाए तो नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक है पर एटम और यहाँ पर एटम दो हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और चार्ज भी ज्यादा है।
तो जितना ज़्यादा चार्ज और इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही स्ट्रेंथफुल बॉन्डिंग होगी मेटल के दरमियान। तो मैग्नीशियम हार्ड है और सोडियम सॉफ्ट है। ये कई सवालों के जवाब देगा, यही आपको एक्सप्लेनेशन, यही बेटा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ, ठीक है। और जो है लाइक आपने ज़रूर कर देना है, क्योंकि जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमें आपके लाइक्स जब मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है और मज़ीद काम करने को जी चाहता है। तो बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि आपने हर तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपने ज़रूर लाइक करना है, नहीं समझ आ रहा है, कोई मसला परेशानी आपको आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में राइट ज़रूर कर देना है। अच्छा भाई, अब चलते हैं आगे। अब है जी नेक्स्ट है हाउ बॉन्डिंग एक्सप्लेन मेटल प्रॉपर्टीज़। अब यही चीज़ देखो, मैंने अभी समझाया था कि सपोज़ कीजिए ये आपके पास मेटल है या मेटल के एटम्स हैं और ये आसान जो समझ लो कि ये तार जा रही थी, उस तार को ज़ूम करके दिखाया गया है, ठीक है? तार को ज़ूम करके दिखाया गया है। अब उसमें क्या है, ये एटम्स हैं, 1, 2, 3 ये एटम है और ये इस तरह से क्या बन गई, एक लेयर बन गई, ये दूसरी लेयर बन गई, ये तीसरी लेयर बन गई, चौथी लेयर बन गई। तो इनको हम कहते हैं लेयर्स हो गई। अब कोई आता है, इस लेयर के ऊपर ज़ोर लगाता है, यानी कि समझो इसके ऊपर एक ज़ोर से हम ऐसे करते हैं, हथौड़ा मारते हैं। जब हथौड़ा मारेंगे तो ये जो लेयर है ये आगे खिसक जाएगी। जब आगे आगे खिसकेंगी और आगे खिसकेंगी, समझ लो कि ये लेयर एक थी, ये लेयर ऊपर वाली लेयर खिसक खिसक कर यानी स्लिप कर कर इसके आगे लग गई। तो इस तरह से ये जो मेटल पहले चौड़ी थी, मोटी थी, अब ये और पतली 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 होती चली जाएगी और लंबी हो जाएगी। एक तार बन गई है ये, ठीक है, ये चादर बन गई है। इस तरीके से प्रेशर लगाने से मेटल्स के अंदर शेप में चेंज आता है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड रोज ऑफ एटम्स कैन स्लिप पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर सरक जाती हैं। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इस तरह मेटल की तारें बनाई जा सकती हैं। बीटन इनटू द शीट, और उस पर जोर यानी लगा लगा कर, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होती है बेटा, तो सिर्फ एक तार ही नहीं बनेगी बल्कि एक चादर भी बन जाएगी। इस तरह से जैसे आपके बॉक्स होते हैं घर में पड़े हुए, जो जिसको हम लोहे के बॉक्स, स्टील के बॉक्स बोल देते हैं, तो वो किससे बने हैं, वो लोहे की चादरों से या मेटल की चादरों से ही बने हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन में देखा जाए व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड को देखो मैंने समझा दिया है। तो लिखता है मेटालिक बॉन्ड इज अट्रैक्शन, ये एक ताकत है, ये कुव्वत है जो जोड़ के रखती है पॉजिटिव चार्ज को, यानी इसमें सिर्फ चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होते ही, यानी आपने अभी पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको पॉजिटिव चार्जेस ही नजर आएंगे। तो ऐसी अट्रैक्शन जो पॉजिटिव चार्जेस को आपस में जोड़ देती है मेटल के, ठीक है। तो लिखता है किसके अंदर, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, घूमते फिरते हुए इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, डीलोकलाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं, अपनी जगह पर नहीं है। लोकलाइज का मतलब होता है अपनी जगह पे होना, लोकलाइज लोकल से आता है, अपनी जगह पे रहने वाले। डीलोकलाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर नहीं रहते बल्कि हरकत में है। एंड आर कलेक्टिवली अट्रैक्टेड बाय ऑल, और सारे मिलकर जो इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियाई हैं उन सबको खींचते हैं, बाइंड करते हैं। इस तरीके से जो फोर्स बनती है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मैंने थोड़ा सा जरा इसको एहतियात के साथ बता दिया है अलग अलग लफ्जों की शक्ल में। आपको अगर मुश्किल पेश आ रही हो तो 2-3 टाइम्स इसको रीड कर लीजिएगा, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मेटालिक बॉन्ड समझ में आ जाएगा। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, क्योंकि उसके अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब किसी जगह पर या किसी वायर में, किसी मेटल में जब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यही वजह बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो ये हरारत के भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं क्या, कंडक्टर। तो ये ही वजह है अकेली फ्री इलेक्ट्रॉन का होना। नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज द मेटालिक बॉन्ड इन द मैग्नीशियम, बल्कि यहाँ लिखा है व्हाई इज द मेटालिक बॉन्ड इन द मैग्नीशियम स्ट्रॉन्गर देन सोडियम। ये वाली बात मैं कर चुका हूँ, क्योंकि दो फैक्टर्स जो हमने पढ़ाए थे वही फैक्टर आपने यहाँ पे कवर करने हैं। सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी कम है, सोडियम में चार्ज भी कम है, जबकि मैग्नीशियम पर चार्ज भी ज़्यादा आता है उसके आयन पर, और साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि मैग्नीशियम के अंदर जो मौजूद मेटालिक बॉन्ड है वो ताकतवर है और सोडियम का कमज़ोर है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि सोडियम जो है वो सॉफ्ट धात है एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी थी, मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। अगर हम देखें कारखानों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कौन, मेटल्स, ठीक है जी, मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज। और फिर उसके बाद वो लिखता है कि मशीनरीज जितनी भी हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, रेलवेज हैं, एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, हर जगह पर आप देखोगे तो धात से या मेटल से कुछ क्या बनाई जा रही है, एक मशीनरी बनाई जा रही है, कभी कोई कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बनाई जा रही हैं वगैरह वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी, मेटल की। तो अगर आपसे कहता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल, इम्पोर्टेंस लिख लें, एडवांटेज लिख लें, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी
आप लिखना चाहें फ़ायदे लिख लें, ये सब कुछ इसी तरह से इस टेबल के अंदर एज़ अ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगली बात कुछ यूँ है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखो बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है देखो, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये कौन कर सकता है? ये मेटल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव होना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स, या आप कह लें मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। तो मैंने क्वेश्चन समझाया, आंसर की तरफ चलते हैं। तो आपने लिखना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों अगर साइड बाय साइड लेके चलें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा? तो आप कहेंगे नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत जो होती है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहलाती है। तो लिखता है अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं और बहुत अच्छा रिएक्ट, दो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वो बहुत आसानी से रिएक्ट करता है, तेजी से रिएक्ट करता है। तेजी से रिएक्ट करने को कहते हैं विगरस। तो जब भी आप सपोज करिए सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बहुत ही विगरस रिएक्शन होगा, आग लग जाएगी, पानी पर आग लग जाएगी। इवन कि अगर आपने आइस क्यूब लिया हुआ है, बर्फ ली हुई है और उसके ऊपर सोडियम डाल देते हैं तो आइस के अंदर भी आग लग जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि क्यों, क्योंकि ये बहुत तेजी से रिएक्ट करने वाली अल्कली मेटल्स हैं। इस तरह अल्कली मेटल ग्रुप 1 में है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के अंदर है। वो भी काफ़ी अच्छी रिएक्टिव होती है लेकिन अल्कली मेटल से अच्छी रिएक्ट नहीं करती। तो बहरहाल ये मैंने चंद एक बातें आपके सामने रख दी हैं। अगर आपको नाम आ जाएँ तो अच्छी बात है। अल्कली मेटल में जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीज़ियम है, फ्रांसियम है, ये आपने याद करना है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, रेडियम है। तो ये सब के सब आपको थोड़े-थोड़े से लाज़मी तौर पे पता होने चाहिए एलिमेंट। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव? अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर मैंने कुछ आपको समझा तो दिया है, बाकी एग्ज़ाम्पल में आ जाते हैं। तो जो लास्ट के एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उससे पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ये सारे के सारे एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पैदा हो जाएगा। और ये भी जितने अच्छे जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उतना ही अच्छा रिएक्ट भी शो करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल्स इजीली रिएक्ट विद द मेटल्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये तो हम पढ़ाए हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेना है और लेने के बाद क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड तेजी के साथ। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब एक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा हो, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अच्छा हो। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन इंटरमोलेक्युलर फोर्स, आल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स। अब आपने यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताना है। अब वो क्या कहता है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी के अभी समझ में आ जाएंगी। तो नंबर 1 लिखता है डेफिनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो भाई, सोचो कि ये आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों के दरमियान जो एक फोर्स है ना, इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी तरीके से हो सकता है कि आपके पास बड़े मॉलिक्यूल हो, सपोज करो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्स का नाम भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आपको समझ में आ गई, वो क्या समझ में आया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड का हिस्सा होते हैं। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है और उसका छोटा तरीन हिस्सा, जैसे ये हम बना लेते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन हो जाती है। तो वो कहता है कंपाउंड मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड का हिस्सा होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। These forces are generally much weaker than the binding या bonding forces between the atom। हमेशा याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी मर्जी ताकतवर हो जाए लेकिन वो आयनिक फोर्स से और कोवेलेंट फोर्स से हमेशा क्या होती है, कमजोर ही रहती है। यानी सबसे ताकतवर फोर्स आयनिक होती है, ये बात याद रखना। उससे कमजोर जो होती है वो कोवेलेंट होती है और सबसे कमजोर जो होती है वो इंटरमोलेक्युलर फोर्स होती है। अब आगे चलते हैं, लिखता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इन द स्टेट्स। अब स्टेट में देखो, फिजिकल स्टेट में अमंग द 3 स्टेट ऑफ मैटर, 3 है लिक्विड सॉलिड गैस स्टेट ऑफ मैटर। वो कहते हैं द वीकेस्ट बिटवीन द गैस, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, इस तरह गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होती हैं। और फिर उसके बाद लिखता है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं बिटवीन द सॉलिड। जैसे सपोज करिए आपके पास एक आयोडीन है, आयोडीन को हम ले लेते हैं, इस तरह समझ लो कि ये आपके पास एक पत्थर है,
आयोडीन का, आपने पढ़ा होगा आयोडीन मिला नमक, वो भी एक पत्थर की तरह ही होता है। तो आयोडीन मॉलिक्यूलर होता है और मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली स्ट्रेंथ क्या होती है, जो होती है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, तभी तो वो सॉलिड है। तो इसका मतलब है कोई चीज़ सॉलिड है तो वो स्ट्रांग है, अगर वो गैस है तो वो वीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। बिल्कुल इस तरह आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के मॉलिक्यूल में अगर क्या होगा, बॉन्डिंग कमजोर होगी, तो फिर उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, यानी जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो उनको तोड़ना, उनको यानी अलग करना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा हीट या एनर्जी लगेगी ऐसे मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करने के लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, तो ये आपका फिजिकल स्टेट के बारे में जिक्र हुआ। अब टाइप, अब वो टाइप ये कहता है कि डायपोल डायपोल फोर्स एक टाइप बताई गई है आपकी बुक के अंदर, और दूसरी दी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने जरा इसको मुख्तसर करके लिखा है, लेकिन आपने डायग्राम जरूर बनानी है। देखो बेटा एक बात सुनो सिंपल सी, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, चौथा मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन। तो क्या होगा, अब गौर देख करो, एक मॉलिक्यूल की एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव एंड है, इसे कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स। तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव, जैसे देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये हिस्सा पॉजिटिव है, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो दरमियान में बनने वाली फोर्स का नाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। और इस फोर्स को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो हर दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होती है, और साथ साथ अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, उसको बोलते हैं डाईपोल। इस तरह ये भी क्या हुआ, डाईपोल। तो दो डाईपोल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स का नाम डाईपोल डाईपोल फोर्स। अब आपको समझ में ज्यादा आ गया है। अब देखो क्या पढ़ने के बाद पता चलता है, डाईपोल डाईपोल फोर्स अकर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये उन मॉलिक्यूल के दरमियान होती है जो कि पोलर कंपाउंड का हिस्सा होते हैं, जैसे कि HCl पोलर क्यों है, पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइड वाले। इन HCl क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन पर चार्ज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, देन द हाइड्रोजन, और जिस पर क्या होता है दूसरी साइड पर चार्ज पॉजिटिव आता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर चार्ज नेगेटिव, जिस पर कम होगा वो पॉजिटिव। अब इसके बाद वो लिखता है, सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज पुल्ड टूवर्ड्स द क्लोरीन क्रिएटिंग पार्शियल चार्जेस। असल में हुआ ये था, थोड़ा सा एहतियात से देखिएगा, कि आपके पास एक हाइड्रोजन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों ने शेयर कर कर क्या बनाया था, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन क्लोरीन की नीयत खराब है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करता है, ये इन इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसकी तरफ आना शुरू कर देता है। इस तरह क्लोरीन ने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। लेकिन चूंकि पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, इसलिए अधूरा नेगेटिव, पार्सल का मतलब होता है अधूरा। तो एक के पास से अधूरा इलेक्ट्रॉन छिन गया, इसलिए उस पर चार्ज अधूरा पॉजिटिव आया। तो अब आपके पास दो किस्म के चार्जेस हैं, अधूरा पॉजिटिव और अधूरा नेगेटिव। और इस तरह से जो आपके पास टोटल मॉलिक्यूल बना, उसके दो साइड्स बन गए, एक का नाम क्या है, नेगेटिव एंड, और एक का नाम क्या है, पॉजिटिव एंड। इस तरह एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाएगा। डाइपोल से मुराद जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाए, जिसमें चार्जेस आ जाएं, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स बन जाएं, उन मॉलिक्यूल का नाम डाइपोल। तो एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, और दोनों के दरमियान फोर्स का नाम डाइपोल डाइपोल फोर्स है। ठीक है, ये आपने इस तरीके से समझना है। अब चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि बुक वाला इसको कैसे लिखता है। तो बुक वाला कहता है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स occurs between the molecules of polar compound like the HCl. In HCl, chlorine is more electronegative. क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन छीनने की सलाहियत ज़्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत। So, shared electron pair is pulled towards the chlorine. वो क्लोरीन की तरफ खिंच जाएगा, क्रिएटिंग पार्शियल चार्जेस, पार्शियल मतलब अधूरे चार्ज बनाएगा, और इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बन जाएंगे। बाकी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है, इसको एक दफ़ा रीड करेंगे आपको ये मॉलिक्यूल समझ में आ जाएगा। इस तरह से दूसरी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल फोर्स का, मतलब ये भी डाइपोल डाइपोल फोर्स है, लेकिन इसमें शर्त ये होगी, शर्त जरा एहतियात से सुनना, यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए।
एक तरफ एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, मैं दोबारा से बनाता हूं, क्या होगा जी, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा। और दूसरी तरफ तीन एलिमेंट होंगे, अगर जैसे कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, एक वक्त में एक ही होगा, या ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। अगर इन तीनों में से, ये तीनों में क्या खास बात है, इन तीनों में खास बात यह है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर एक मॉलिक्यूल का, जैसे हम कह देते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव साइड है वो H होगा लाजमी तौर पर, दूसरा कोई भी हो सकता है, और दूसरा जिसके साथ ये बॉन्ड बन रहा है उसमें सामने ऑक्सीजन आ जाता है या फ्लोरीन या नाइट्रोजन, तो ये जो बनने वाली फोर्स है, ये डायपोल डायपोल तो है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान बन रही है, लेकिन ये एक खास तरीके से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से बन रही है, इसलिए इसका नाम रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जरा बुक की वर्डिंग समझते हैं, बुक क्या वाला क्या कहता है। बुक वाला कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड when partial positive hydrogen is bonded, यानी एक तरफ partial positive होगा with highly electronegative element और दूसरी तरफ highly electronegative element होंगे जैसे फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी मिसाल हमारी बुक में क्या सी दी है, वाटर की दी है। अगर आप गौर से देखो इसके अंदर, तो आप यूँ समझ लो कि ये हमारे पास है एक ऑक्सीजन जिस पर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, और ये आपके पास है हाइड्रोजन, ये वाटर बन गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह यहाँ पे भी ये वाला हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन। अब सवाल ये पता होता है कि दरमियान वाले जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके नेगेटिव और साथ वाले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के दरमियान जो बॉन्ड बना है, चाहे वो ये वाला 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 है, ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह से आपको वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताकर किताब ने खत्म किया। इसके बाद वो कहता है नेक्स्ट के अंदर, वो कहता है द लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेक्स द, लार्ज डिफरेंस का मतलब है एक बड़ा डिफरेंस होता है। असल में हाइड्रोजन अगर एक तरफ हो और उसके साथ ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बात की जाए, तो हाइड्रोजन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है और ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन 3.5, कुछ बुक में 3.3, कहीं पे 3.2। तो बात यहाँ पर यह है कि आपके पास ये डिफरेंस अच्छा डिफरेंस कहलाता है। मैक्सिमम 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 2 का डिफरेंस आ जाए, 1.5 का आ जाए तो बड़ा डिफरेंस माना जाता है। इसी तरह से फ्लोरीन का तो और भी, यानी 4 होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 2.1 में से 4 निकालो तो ऑलमोस्ट 2, यानी 1.9 के करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये डायपोल डायपोल फोर्स थोड़ी खास हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। अब आपको चंद बातें समझ में आ रही होंगी साथ साथ कि क्या वजूहात हैं, किस तरह से आगे चल रहा है मामला। तो आगे देखो भाई क्या लिखता है। ये हमने पढ़ लिया, तो फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जिक्र हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलो। अब वो कहता है, मैं तो यहाँ से पढ़ रहा था, द लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेक्स द OH बॉन्ड हाईली पोलर एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे अभी मैं सिखा कर आया हूँ अभी आपको कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत अच्छी अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं। फिर वो लिखता है दीज हाइड्रोजन बॉन्ड मेक वाटर हैव रिलेटिवली हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब जाहिर सी बात है, हम पढ़ा है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में और भी स्ट्रांग फोर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे ज़्यादा होंगे। अब आप देखो गौर से, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फिर आता है सिलीनियम, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टिलीरियम पोलोनियम। अब अगर हम इन चीज़ों को जरा गौर से देखें, सपोज कीजिए ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम, अगर हम इसके साथ हाइड्रोजन लगाएं H2O H2S H2SC, तो वो कहता है कि इन दोनों में तो नहीं पाई जाती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इसमें पाई जाती है। इसलिए वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स इन दिस या इन द सेम ग्रुप। बिल्कुल इसी तरह से अमोनिया को देखो, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है। तो अगर हम नाइट्रोजन के साथ लगाएं हाइड्रोजन, तो NH3 PH3 ASH3 बन जाता है। तो अब बात यह है कि इसमें चूंकि पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाकी दो में नहीं पाई जाती, तो इस वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम रहेंगे और पहले वाले के यानी नाइट्रोजन की वजह, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले यानी अमोनिया वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे। तो ये आपको बात समझाई जा रही है कि अमोनिया जो भी रेलिवेंट है और H2S जो ऑक्सीजन के साथ रेलिवेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का सबब है।
बेटा इसके बाद मैंने क्या किया है, एक्सरसाइज भी करवा दी है। इसमें एक्सरसाइज में अगर आप पढ़ लीजिएगा, कोई अहम बात समझ में ना आए तो मुझसे पता कर लीजिएगा, अदरवाइज मैंने लिख दिया है। तो मोल्टन कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिया जाए तो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा, अगर उनको वापस जोड़ते हो तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा। जिंक एलिमेंट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एंड एक ऐसी चीज, सॉरी ये है विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जो सब बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और आयनिक। तो ऑक्सीजन ये तीनों काम कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है। जिसके पास लोन पेयर नहीं होता वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। नेक्स्ट है वाटर। ये एक लिक्विड है और H2S गैस है, समझ तो आ गई होगी, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसलिए इसकी वीक बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग की वजह से गैसेज हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो इसकी वजह से क्या है, लिक्विड है। आपने जिक्र करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो बहरहाल ये यहाँ आगे लिखा है, करेक्ट जवाब है वो दुरुस्त कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, वो होगा फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड। इसकी रीज़न बिल्कुल सिंपल सी है, एक तो ये बहुत छोटा एटम होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इनके दरमियान मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी तरफ नहीं जाते हैं और कहीं पोलैरिटी नहीं बनती है। पोलैरिटी ना बनने की वजह से इसको हम नॉन पोलर तस्वर करते हैं। तो इसके नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी है, लेकिन छोटे एटम की जो जो होता है वो और भी नॉन पोलर होता है, यानी छोटे एटम की जो पोलैरिटी है वो और भी कम होती है, तो इसलिए इसको हम करेक्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके पास है कीपिंग इन व्यू द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जब से जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वो सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम चूँकि साइज बढ़ जाता है एटम का, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो सबसे एलिमेंट जो नीचे पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एटॉमिक साइड पर, यानी जहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट दिखाए गए हैं। बस ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लंबी बातें हैं, मैं इनको ज़रा सिंपल कर रहा हूँ ताकि आप याद रखें। नेक्स्ट है विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनके अंदर भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो साइज के एतबार से समझ आ जाते हैं। और विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है वो एथिलीन के अंदर है, इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जहाँ पर एन लगा हुआ है सिंगल है, जहाँ पर इन लगा हुआ है डबल है, जहाँ पर आइन लगा है, असल में बात यह है कि जो आपके पास एथिलीन है और एसिटिलीन है, इनको एहतियात से, अब यानी मिल ना जाए आपसे, कंफ्यूज ना हो आप, इसको एहतियात से याद कीजिएगा, ये एथिलीन है, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन का फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है और एथिलीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। अच्छा भाई, अब चलते हैं आगे। कहता है शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उम्मीद है कि जो ऊपर मैं समझा कर आया हूँ उसी में से सारा कवर हो जाएगा, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बाकी बाकी पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आसान रहेगा। वाई डू लोअर मॉलिक्यूल जिनका मैस कम होता है, कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं वो वीक होती हैं। सिंपल सिंपल आंसर कर रहा हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कार्बन है, डायमंड है, ठीक है, डायमंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, या फिर ग्रेफाइट भी इसकी एग्जांपल ली जा सकती है। इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो यस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कई तरीके से जवाब बन सकता है। अगर आपको मवाजना करते हो आयनिक बॉन्ड से तो फिर ये आयनिक बॉन्ड से कमज़ोर है, अगर आप इसका मुकाबला करते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से तो ये ताकतवर है, उससे कई ज़्यादा ताकतवर है। और अगर आप इसका मुवाजना करते हो कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का मुकाबला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से, तो फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा पोलर होने की वजह से ताकतवर है। तो बहरहाल यहाँ का एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया गया है और आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने किसी और बुक से याद कर लिया तो वो भी ठीक है। राइट द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो बेटा इसको आपने लिख लेना है। इसके अंदर आपने लगाना है दरमियान में नाइट्रोजन, फिर आपने लगाना है हाइड्रोजन, फिर आपने लगाना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी OH लगा लेना है, फिर आपने डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लगाना है और यहाँ पर एक O लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे करना है। और फिर क्या करना है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर लगा देने हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन ने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इस तरीके से बॉन्ड बनाना है। थोड़ा सा जरा इसको एहतियात कर लेना, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा देने, ठीक है। और इसके ऊपर 4 ही लगाने हैं, 1 2 3 4,
और ये आपके पास तकरीबन एक स्ट्रक्चर ऐसे कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसमें आप चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव भी लगा सकते हो। तो ये मैंने बनाया है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप जैसे ऐसा करो कि ये जो आपके पास क्या कहते हैं छोटी छोटी लाइन लगाई हैं, ये आप खत्म कर दो। ये खत्म कर दो और इसकी जगह पर बॉन्ड लगा दो। देखो, इसकी जगह बॉन्ड लगा दो, इसकी जगह पर बॉन्ड लगा दो। तो ये अब आपके पास फुल्ली तौर पर क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट अपना डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। इसी तरह यहाँ पे भी कर दो, ये भी आपको ऐसे नजर आ जाएगा। बेशक इसे क्रॉस में बना लो, इसको डॉट में बना लो। तो ये आपके पास फार्मूला है। मैं थोड़ा सा इसे क्लीन स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लो। देन दोबारा देख, नाइट्रोजन दरमियान में, उसके बाद फिर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन सारे, बेशक देखो इसमें ऐसा करना है, अगर एक डॉट बना रहे दूसरे को क्रॉस बना लो, अगर एक क्रॉस बना रहे दूसरे को डॉट बना लो। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ऑक्सीजन लेना है। ये एक लंबी थोड़ी स्टोरी होती है इसकी, लेकिन जरा मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने एक एलिमेंट के सारे सारों को डॉट में तब्दील करना है तो आप डॉट में भी कर सकते हो। देखो, मैंने ऑक्सीजन पहले लगा दिया, ओके, फिर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब हाइड्रोजन के सामने क्रॉस लगा लो, नाइट्रोजन के सामने भी क्रॉस लगा लो। इस तरह डॉट क्रॉस आमने सामने आ जाएंगे। अब नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक क्रॉस और दूसरा क्रॉस, ठीक है। और एक ऑक्सीजन है तो उसका भी एक डॉट और दूसरा डॉट, और दो डॉट यानी दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के गिर्द, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ये आप दिखाओ कैसे, इस लाइन में चूंकि मैंने कहा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पर दोनों क्रॉस दिखाने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ने जो दिया है और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही हैं। तो ये सारा का सारा डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है। इसमें आप पार्शल पॉजिटिव, या बल्कि पार्शल ना लगाएं, बल्कि यहाँ पर आप लगाएं पॉजिटिव और यहाँ पे लगाएं नेगेटिव चार्ज। जो ना भी लगाएंगे तो काम चलेगा। वजह क्या है, वजह यह है कि ये न्यूट्रल हो गया है। जब न्यूट्रल हो जाता है तो फिर आपकी मर्जी पे होता है कि आप लगाओगे या नहीं लगाओगे। ओके डी, तो अब मैंने आपको दोनों तरह से बात समझा दी है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है बेटा, ये भी मैंने लिख दिया है। इन क्वेश्चन के अंदर अगर आप और से देखो तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अ लिक्विड वाइल HCl, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम के हिसाब से अच्छा सवाल बनता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, इसलिए ये लिक्विड है, और HCl में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, इसलिए ये गैस है। ठीक है, ये आसान बात कर दी, बाकी यहाँ लिखा हुआ है वाई आर कोवलेंट कंपाउंड जनरली नॉट सूटेबल या सॉल्युबल इन द वाटर। भाई सॉल्युबल क्यों नहीं होगा, जाहिर सी बात है, आपने एक बात पढ़ी हुई है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर वाटर पोलर है तो इसमें वो चीज़ हल होगी जो पोलर है। तो अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड जो कि नॉन पोलर है वो पानी में हल करना चाहोगे तो नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस आ गया पोलैरिटी का। तो इस तरीके से आप, यानी इंटरेक्शन कमजोर पड़ जाती है। पोलर पोलर के अंदर हल होता है, नॉन पोलर के अंदर हल होता है। हाउ डू मी मेटल्स कंडक्ट हीट, हीट कंडक्ट क्यों करती हैं, फ्री और मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये बात पहले आ चुकी है। और कितने किस्म के ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, तो बेटा ये नाइट्रोजन पढ़ लें, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इस तरह लिख लें, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, जान छुड़ाएं अपनी। लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी समझा दिए आपको, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने एक हाईलाइट कर दिया है, तरीके से समझा दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान की बात थी, तो डेफिनेशन दी है, एग्जांपल दी है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के लिए भी, और इसी तरीके से कोवलेंट और बॉन्डिंग बनाकर दिखाई है, नतीजा बताया है, यानी रिजल्ट बताया है कि NaCl के दरमियान ये बना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने फिर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लिखना है, कैसे बना है, उसकी डेफिनेशन कैसे करनी है, और फिर उसके बाद एनर्जी चेंजेस और टाइप के बारे में बात कर दी है। जो ऊपर की है वही यहाँ पर की है, बस बात ये कि तरीके से लिख दिया है सवाल, चूंकि इसमें दोनों का कंपैरिजन था। इसे बताता है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कीपिंग इन विद द नेचर ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड अभी हम पढ़कर आए हैं, हमें बताना है कि मेटालिक बॉन्ड कहाँ होता है। इसमें लेस्टर होता है मेटल के ऊपर, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कंडक्टिविटी अच्छी होती है, हार्डनेस होती है, और फिर नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो वो सारा कुछ हम पढ़ाए ऊपर। ठीक है जी, इसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करना है, इसमें आपने चार्जेस का जिक्र, अपना आयंस का जिक्र करना है, उनकी अट्रैक्शन का जिक्र करना है। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज। तो मेटालिक क्लस्टर होता है क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट होती है बेटा वो मतलब यहाँ पर एक फिनोमिना शो करती है, जिसकी वजह से शाइनी लुक आती है। ये हमारी बुक में नहीं लिखा तफसील से, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, हार्डनेस, हैवीनेस, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, यानी चादरें और तारें बनाई जा सकती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब कुछ ऊपर डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। अगर आपको यहाँ समझ में आए तो यहाँ से कर लीजिएगा, ये ईजी है। फिर लिखता है वाई आर मेटल्स
यूजुअली हार्ड एंड हैवी, मेटल हार्ड एंड हैवी क्यों होती है? क्योंकि अंदर एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं या कह लें क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए ये हैवी लुक देती, हैवी फील होती है। कंक्लूजन, द मेटेलिक बॉन्ड एंड द क्लोज पैकिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटम मेक मेटल यूजुअली हार्ड एंड हैवी। मतलब एक ही फिक्रे में सारा जवाब यहाँ पर आ गया है। तो देखो भाई, यहाँ तक आपका था एक छोटा सा सवाल जो खत्म हुआ और साथ साथ चैप्टर भी एंड हो गया। उम्मीद है कि ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। जितना आपको समझ नहीं अगर कोई आई कोई बात, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करें ताकि हम उसको देखें। अगर कोई छोटा मोटा सवाल का जवाब दिया जा सकता है तो वहीं पर दे दिया जाता है, अदरवाइज़ क्या होता है फिर हम उसको अलग से किसी लेक्चर के अंदर समझा देते हैं और आपको फिर बता देते हैं कि भाई इसमें आपने पढ़ लेना है। तो ये था जी आपके पास आज का टॉपिक। बेटा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।